world's only superpower with beautiful bombs. Those beautiful B-2 bombers, they look so beautiful. ब्यूटीफुल बॉम्ब वाले जो सुपर पावर है कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना डरा हुआ है कि उस गल्फ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से 1000 मील साउथ बैठा हुआ है। तो बिल्कुल डिगो गार्सिया के पास में बैठा हुआ है। बिल्कुल 1000 मील साउथ आके वहां पे बैठा है। चलो आपने बाकियों को भी डाल के एक अबू मूसा पकड़ लिया, कौन सी तीर गाड़ ली? वहाँ पे 4 हैं, उसके अलावा किशम है, कितना बड़ा है, 100 किलोमीटर बड़ा है वो हॉर्मुज है, हॉर्मुज के नीचे लटाका वो भी है। ये सब पकड़ने के बाद जो ईस्टर्न फ्लैंक जो है कोस्ट लाइन ईरान का, वो भी तो बचा हुआ है। इन्हें क्या सोच रहे हैं कि एक 3 कंपनी की बटालियन भेज देंगे और मैं हॉर्मुज खोल दूंगा? 4.5 lakhs is the total boots of army that he has. Marines जो है, जो नेवी के साथ काम करते हैं, is about 1.69 lakhs. They have a total of 22 battalions. तो पाकिस्तान से भी छोटी फौज है। They have total 22 battalions of Marines. अभी एयर पावर कैन ओनली गेट यू दैट मच। उसके बाद तो आपने किसी ने वहां पे जाके उस इलाके को सिक्योर करना है ना। यू सक्सीडेड इन इराक, बट वहां पे भी 10 साल गोडे रगड़ने के बाद, इतने कैजुअलिटीज के बाद आप भाग गए वहां से। 30 साल गोडे रगड़े आप अफगानिस्तान में छोड़ के भाग गए आप। जितना लंबा ये लड़ाई चलेगा तो जितने भी ऑयल फील्ड, गैस फील्ड है, उसको तो आप कैप कर दोगे, क्योंकि स्टोरेज तो आप इतना ही है आपके पास, उससे ज्यादा स्टोरेज नहीं है, तो आपने कैप भी करना पड़ेगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और आपको वो रिपेयर करना है, और आपने ऑयल फील्ड को दोबारा खोलना है, वो खोल के रीस्टार्ट करने में ही आपको 6-8 महीने लग जाते हैं। तो ये भी एक पहलू हो सकता है कि जान के आए हैं ताकि ये वेस्ट एशिया की इकोनॉमी को तोड़े, अच्छी तरह से तोड़ लें। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में, और हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन जी। नमस्कार। तो स्वागत कर रहा हूँ राजीव जी का एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पर। हाउ आर यू राजीव जी? एब्सोल्युटली फाइन, और आपके पॉडकास्ट में आके तो और भी फाइन। तो साहब, हम लोग तो फाइन हैं बिल्कुल, लेकिन हमारे पड़ोसी, दूर के पड़ोसी, बिल्कुल नज़दीक वाले नहीं, वो बड़े परेशान हैं। एक स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज हुआ करती है, वो हॉर्मुज के थ्रू निकलने का मामला जो है वो टेढ़ा पड़ता जा रहा है। वर्ल्ड्स ओनली सुपर पावर विद ब्यूटीफुल बॉम्ब्स। मेरे ख्याल से आपने इतनी ज़िंदगी गुजारी है मिलिट्री में, आपने किसी भी बॉम्ब को ब्यूटीफुल डिस्क्राइब नहीं किया हो। अब पता नहीं उन्होंने क्या क्या पेंट करके उसको ब्यूटीफाई किया है। जो ब्यूटीफुल बॉम्ब वाले जो सुपर पावर है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और कभी किसी को बुलाते हैं, कभी किसी को बुलाते हैं, और ईरान इज़ इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। तो अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था, वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस, वी वर शॉक्ड दैट ईरान हैज़ स्टार्टेड अटैकिंग गल्फ कंट्रीज़। आप सोच रहे हैं सच बोल रहा है? भाई, ट्रम्प तो उस डिपेंड करता है कि बिस्तर की किस करवट से उतरा है वो उसके मन में क्या आता है, फिर वो बोलता है। भाई, लड़ाई शुरू होने से पहले ही ईरान ने बोल रखा था क्लियरली कि दिस विल बिकम अ रीजनल वॉर। तो अब रीजनल वॉर होगा तो बहुत क्लियर है कि वो तो आपके बेसिस और वहाँ पे जो भी यूएस के कंपनियां हैं उनको टारगेट करेंगे। जैसे गूगल का डेटा का सेंटर था, अमेज़ॉन का डेटा सेंटर था, उनको वो टारगेट करेगा। दैट इज़ फ्री फॉर हिम टू टारगेट। अब ये यूएस और वेस्ट रोता है कि ही इज़ टारगेटिंग दी गैस एंड ऑयल फैसिलिटीज़ ऑफ वेस्ट एशिया। पहला किसने वार किया था? तो इज़राइल ने मारा था, उसके बाद फिर मारा था उनके फार्स के गैस टर्मिनल्स को, तो उसने पलटवार किया। तो पलटवार किया यूएस में तो कहाँ से मारेगा? उसने इज़राइल में मारा है, और बाकी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है उसको मारा है। अब यानी अब गल्फ ऑफ हॉर्मुज, मतलब आप देख लो, जो नेविगेबल चैनल होता है बड़े शिप्स का,
उसके वेस्ट में आप तो उधर गए हो, जो 4 आइलैंड है उसके थ्रू निकलता है। 4 आइलैंड है ईरान का, वो तो ईरान के टेरिटोरियल वाटर से निकल रहा है। मैं बिल्कुल, वो अबू मूसा भी है उसमें, वो बिल्कुल बीच में है। बिल्कुल बीच में, तो वो तो उसके टेरिटोरियल वाटर से निकल रहा है। और जो ऊपर के 2-3 चैनल हैं, द एंट्री ऑफ द टॉप मोस्ट चैनल अगेन कम्स इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ ईरान। बाकी बाद में भले इट कम्स इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ ओमान, बट आप पहुंचोगे कहाँ वहाँ से इन आइलैंड्स के थ्रू जब निकलना है। और जब ईरान कह देता है कि मैं परमिट नहीं करूँगा, फेयर टारगेटिंग है, तो कौन जाएगा? जा ही नहीं सकते। वहाँ पे पूरे उसने अंडरग्राउंड बेस बना रखे हैं सारे आइलैंड में। जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे बना रखा है। कोस्ट लाइन से थोड़े अंदर जाओ तो देयर इज़ अ होल माउंटेन रेंज, उसके अंदर घुसा रखा है टनलिंग बना के। तो ये मतलब अब बोल तो दिया कि यूएसएस आ रहा है लिंक, उनका वो क्या ट्रिपली की क्या नाम दिया है उसको, कहते हैं इतना बड़ा शिप है, मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट ना। वो मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट लोगों को समझना चाहिए, एक मरीन बटालियन होता है ग्रुप, उसमें टैंक डालते हो, एयर डिफेंस के हथियार होते हैं, आर्टिलरी होता है, लॉन्ग रेंज उसके हाईमार्स होते हैं, और एयर के एसेट्स होते हैं। वो बेसिकली मरीन यूज़ करता है जो V22 ऑस्प्रे, वो टिल्ट रोटर वाला, हाँ, वो जो वर्टिकल टेक ऑफ और और वर्टिकल लैंडिंग के लिए, वो तकरीबन 32 को ले जा सकता है। अब आप देख लो, आप कह रहे थे कि कुछ नहीं कर सकता ये, इसका एयर डिफेंस मैंने कर दिया है। एक F-35 को चोट तो पहुंचा दी ना। अब F-35 को चोट पहुंचा दी है तो ऑस्प्रे का इतना लंबा टेल देखो आप, कि अगर 800 लोगों को लेके जाना है और एक में 32 जाता है, तो आप लगा लो कितने ऑस्प्रे लग गए उसको लेके जाने के लिए बंदों को। जहाज तो जा नहीं रहा, इतना डरा हुआ है कि उस गल्फ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से 1000 मील साउथ बैठा हुआ है। तो बिल्कुल डिएगो गार्सिया के पास में बैठा हुआ है। बिल्कुल 1000 मील साउथ आके वहाँ पे बैठा है वो। अब आप मेरे को एक्सपेक्ट करते हो कि ये यूएसएस ट्रिपली के साथ चला जाएगा अंदर? अगर जा सकता था तो बाकी देशों को क्यों बुला रहा है मदद के लिए कि हॉर्मुज खोलो? खुद तो जा नहीं रहा अंदर कि वो मिसाइल अटैक कर देगा। तो मिसाइल से ये जो जा रहे हैं लैंडिंग अरे भाई, हमने तो इनकी सारी मिसाइल सेंटर खत्म कर दिए, मिसाइल लॉन्च तो सब सेंटर। अंडरग्राउंड डाल दी थी। अभी हालांकि ठीक है, आपने कई जगह उसके खराब कर दिए हैं, लेकिन अभी भी तो मिसाइल मार रहा है, चाहे 10 मार रहा हो, मार तो रहा है। अभी तो अलग अलग जगह मार रहा है। तो हफ्ते में एक चाहिए। अब वो जब ये शिप, अब नहीं, जब आप लेके जाओगे ये फ्लोटिला को, 1000 तो मतलब कैन बी एट बेस्ट कि भाई एक बीच हेड छोटा सा बना दे। उसके लिए जब जहाज लेके जाओगे तो वो चुप बैठेगा? हाँ, जबकि उसके आइलैंड्स के बीच में से जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे? आप चाहे आप केशम आइलैंड को कभी टेक ओवर बोलते हो करना कि नहीं, चाहें, कभी बोलते हो शर्क आइलैंड को पकड़ेगा जो तकरीबन 480-490 किलोमीटर अंदर है। एज द क्रो फ्लाइज, हॉर्मुज से खर्ग आइलैंड क्रो फ्लाई डिस्टेंस इज 1000 किलोमीटर। ले, कहाँ से जाएगा अंदर? अभी बोल देते हैं कि अरे उसको हम पकड़ने जा रहे हैं। चलो आपने बाकियों को भी डाल के एक अबू मूसा पकड़ लिया, कौन सी तीर गाड़ ली? वहाँ पे 4 हैं, उसके अलावा आपके केशम है, कितना बड़ा है, 100 किलोमीटर बड़ा है वो हॉर्मुज है, हॉर्मुज के नीचे कौन सा लारकार, क्या नाम है उसका? लाटाका, वो भी है। कि ये सब पकड़ने के बाद जो ईस्टर्न फ्लैंक जो है कोस्ट लाइन ईरान का, वो भी तो बचा हुआ है। वही तो, वहाँ पे तो हिल रेंज है, उसी में पूरा तो उसी में सब कुछ है, वहाँ पे भी है। तो इन्हें क्या सोच रहे हैं कि एक 3 कंपनी की बटालियन भेज देंगे और मैं हॉर्मुज खोल दूंगा? हॉर्मुज नहीं खुलने वाला, किसी से नहीं खुलने वाला। देखिए, ईरान का एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था कि अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो हम पूरे रीजन को एनगल्फ कर देंगे। उन्होंने कर दिया।
दूसरा ये था कि साहब कि हम ऑयल प्राइसेस $200 पे ले जाएंगे, और तकरीबन तो उसमें भी वो धीरे सफल धीरे होता, धीरे हाँ, क्रीप करते जा रहा है। सफल होता दिख रहा है। और ऑब्जेक्टिव हमारे ट्रम्प अंकल का और इसराइल का जो जॉइंट ऑब्जेक्टिव था कि हमें रिजीम चेंज करना है और हमें इनकी सारी जो है वो कैपेसिटी, फाइटिंग कैपेसिटी ख़त्म कर देनी है। तो अब वॉर के जो प्रिंसिपल्स हैं आप बेहतर जानते हैं, आपने तो कई वॉर गेमिंग की होंगी, तो उसके हिसाब से हु कैन बी डिक्लेयर द विनर? नहीं, देखो, वॉर का एक एसेंस होता है एट ऑल लेवल्स, वेदर यू टेक इट एट स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, टैक्टिकल लेवल और सब टैक्टिकल लेवल। इट्स कॉल्ड, द फर्स्ट थिंग इज सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। जो एम है फिर उसके इर्द गिर्द प्लान बनता है। कभी बोलते हो आप कि मैं रेजीम चेंज करना है, कभी बोलते हो मेरे को नहीं करना है, तो आपका एम क्या है? प्लान तो उसके मुताबिक बनेगा। तो लड़ने से पहले जो नेशन हुए या जो डिसीजन मेकर है, पॉलिटिशियन है, ही हैज़ टू गिव ए पॉलिटिकल एंड स्टेट कि मुझे पॉलिटिकली ये अचीव करना है। जब वो देगा उसके बेसिस पे आप मिलिट्री प्लान बनाओगे। उनने रेजिम चेंज सोचा था कि जैसे अपने वेनेजुएला में हुआ, इराक में हुआ, कि भाई एक ऑटोक्रेट को हटा दो तो रेजिम गिर जाती है। अब हर ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर हर एक जगह सेम नहीं होता है। ईरान का स्ट्रक्चर आप उन्होंने लगता नहीं है वो पढ़ के समझे थे कि क्या है। उनने सोचा आयतुल्लाह को मार दो, ख़त्म हो गया, तो नहीं हुआ ना। अब प्लान बी क्या है आपका? अगर रेजिम, तो अब वो नहीं हुआ तो कहते हो नहीं रेजिम चेंज प्लान में नहीं था। अच्छा, अभी आपको उसको ओवरथ्रो करना है तो आपको हथियार देने हैं लोगों को। हथियार पहुंचाओगे कैसे? अभी जैसे सीरिया का आप लेते हो तो बहुत लंबा बॉर्डर टर्की का है, जहां से आपको हथियार आराम से टर्की के थ्रू भेज सकते हैं आप। हिजबुल्लाह को लिए ईरान ने अपना रास्ता बना रखा था, शिया अपना इराक के थ्रू, सीरिया के थ्रू लेबनान पहुंचा के वहाँ से हथियार जा रहा था, और उधर से इजिप्ट के थ्रू हथियार आ रहे थे इनटू दी गाज़ा, और उनका जो रमाला क्रॉसिंग वहाँ पे टनल वगैरह बना के वहाँ से आ रहा था। ईरान के अंदर आप लेके कैसे जाओगे हथियार? कहाँ से भेजोगे? टर्की का तो कोई बॉर्डर ही नहीं है। टर्की का बॉर्डर है ना ऊपर नॉर्थ में, वो तो छोटा सा है, छोटा सा है, वो तो कुर्द एरिया है। कुर्द एरिया है। तो बीच में तो प्लान वहाँ था से ना कि जब साहब निकलेगा तो पता लग जाएगा ना। ये इनका regime प्लान को। था कि हम कुर्द मिलिशिया को एक्टिवेट कर हाँ, देंगे, हम बलोच बिल्कुल। मिलिशिया को एक्टिवेट कर देंगे। अब उसका प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। कुर्द मिलिशिया को आपने यूज एंड थ्रो कर रखा था पहले, तब तो उनको ख्वाब दिखा दिए कि कुर्दिस्तान बना दूंगा मैं, कुछ बना नहीं। अभी जो खबर मेरे पास आई है कि उन्होंने बोला है कि भाई ठीक है हम लड़ेंगे, पहले कुर्दिस्तान अनाउंस करिए आप। अब वो अनाउंस कैसे कर सकता है? बल्क ऑफ द लैंड इज इन टर्की। तो अनाउंस कैसे कर सकता है? अबाउट 70% इज इन टर्की। अच्छा, चलो कर देता है कि भाई ये जो सीरिया का है और जो इराक का है और जो ईरान का है, वहाँ पे मैं कुर्दिस्तान अभी के लिए बना देता हूँ। नॉर्थ वेस्टर्न छोटा सा इलाका है जहाँ पे वो है। ईरान इज ट्वाइस द साइज ऑफ अफगानिस्तान, और उसमें हाफ द साइज ऑफ इंडिया। यस, एंड इट इज टोटली माउंटेनस। छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पे वैलीज हैं। वो तो मैं अपने देखता हूँ तो ये पता 3D चलता मैप है देखो, कि पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ, अफगानिस्तान से भी ज़्यादा पहाड़ वहाँ पे है। अच्छा, अब फौज का एक ही वो होता है, माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। आपके पास बूट्स है ही नहीं, आपको तकरीबन 4 लाख चाहिए। 1.69 lakhs इज योर मरीन्स, 4.5 lakhs इज योर टोटल फौज। तो क्या सबके सबको डाल दोगे वहाँ पे? सबके सब इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको रोटेशन भी तो कराना है, परमानेंटली तो बैठ नहीं सकता। तो मतलब आपके जितने बूट्स हैं बस केवल ईरान में जाओगे आप, कर सकते हो, हिम्मत है। लैंडिंग कैसे क्या करोगे? क्या स्ट्रक्चर है यूएस मिलिट्री का
ओवरऑल, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो इनके पास नेवल फोर्सेस हैं। नेवल सबसे बड़ा है, नेक्स्ट इज एयरफोर्स, आर्मी इतना ज़्यादा नहीं है, 4.5 lakhs इज द टोटल बूट्स ऑफ आर्मी दैट ही हैज़। मरीन्स जो है, जो नेवी के साथ काम करते हैं, इज अबाउट 1.69 lakhs। दे हैव टोटल ऑफ 22 battalions तो ऑफ पाकिस्तान से भी छोटी फौज है। दे हैव Boots on the टोटल ground. 22 battalions ऑफ मरीन्स। तो अभी एयर पावर कैन ओनली गेट यू दैट मच। उसके बाद तो आपने किसी ने वहां पे जाके उस इलाके को सिक्योर करना है ना। एयर पावर अलोन आप कुछ नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में इन्होंने कितने डाले थे? अफगानिस्तान में मैक्स एट दैट टाइम दे हैड रीच्ड वाज अबाउट 2 lakhs टू अबाउट 1.1.5 lakhs, इसके बीच में वो फ्लक्चुएट करता था। और वहाँ पे हम कह रहे थे आपको 3 लाख चाहिए होंगे, एंड अफगानिस्तान इज हाफ द साइज ऑफ ईरान। अब वो बलूच का बोल रहा है। अब बलूच, यू ऑल्सो नो, इज बलूचिस्तान इज वेरी थिनली पॉपुलेटेड। अब वो पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़े कि ईरान जाए? वो तो कह रहे हैं कि हम वो जैशल अदल वगैरह को यूज़ करेंगे। अब वो कर और लड़ेंगे, जैशल उनके अदल साथ को यूज़ करेंगे तो पीछे से बीएलए वाले मारेंगे। सो अब किस दे ठीक है, आप कर रहे हो कि इसको तोड़ना चाहते हो, आपका प्लान था पहले इसको तोड़ेंगे कि भाई ये इलाके हटाएंगे। इतना आसान नहीं होता है। यू सक्सीडेड इन इराक, लेकिन 10 साल के बाद आप इतने कैजुअलिटीज लेके निकल गए। तो इराक में तो माउंटेन्स नहीं थे ना? नहीं, प्लेन्स है, माउंटेन्स है, थोड़े ही हैं वो तो जो ऊपर कुर्द की वाले तरफ है। इलाके वगैरह में है, बाकी तो प्लेन्स है तो पूरा। एरबिल वगैरह के आसपास तो हाँ, बाकी तो पूरा प्लेन्स है। प्लेन्स है, हाँ, प्लेन्स एंड तो डेजर्ट। या टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस का पूरा प्लेन्स है वो तो, जो रिवर फ्लो करता है। बट वहाँ पे भी 10 साल घोड़े रगड़ने के बाद, इतने कैजुअलिटीज के बाद आप भाग गए वहाँ से, नहीं कर पाए। 20 साल घोड़े रगड़े, आप अफगानिस्तान में छोड़ के भाग गए आप। अब आप अकेले गए अंदर, किसी को साथ नहीं ले गए। तो आई ऑलवेज क्वेश्चन द मोटिव कि भाई गए हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके आर्मी जो चीफ्स ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ वगैरह हैं और आपके कमांडर्स ऑफ दी कंबाइंड आर्म्स हैं, इतने पागल हैं कि उन्होंने पूरा प्लान नहीं किया होगा, उनको पता नहीं होगा। फिर भी आप गए हो, अकेले गए हो, विदाउट टेकिंग एनीबडी अलोंग। तो मोटिव है क्या आपका? क्या आप सोच रहे हो कि ईरान मेरे ऊपर अटैक करेगा, मैं कुछ इमरजेंसी डिक्लेयर करूं एंड उसके आड़ में इलेक्शंस को पोस्टपोन करूं, डिले करूं, बंद करूं, कांग्रेस अभी मेरे हाथ में है, मिड टर्म ना करूं? पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मिड टर्म्स किए हैं, 44 में प्रेसिडेंट इलेक्शन किया है, बट देयर वाज एन इमरजेंसी। उसमें द प्रेसिडेंट वाज गिवन अ थर्ड टर्म, रूजवेल्ट, दे डिडंट चेंज। सो वो अलग बात है कि रिजल्ट के बाद देन ही पास्ड अवे इन 45, बट दीज थिंग्स आर देयर, द इमरजेंसी पावर्स आर देयर। क्या आप वो सोच रहे हो? वाई विल ईरान प्ले योर गेम एंड कम एंड अटैक यू? अच्छा, एक और कह रहे हैं कि साहब कि वेस्टर्न कोस्ट पे ईरान अटैक करेगा, वो तो FBI बोल रहा है। अब क्यों आएगा वहाँ पे आपको अटैक करने के लिए? मेरा मानना है कि एक और भी पहलू हो सकता है कि जितना भी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को पैसा आता है ना, बल्क फंडिंग ये वेस्ट एशिया से आता है। अगर जितना लंबा ये लड़ाई चलेगा, इनकी इकोनॉमी पूरी चरमरा जाएगी। एक बार चरमरा गई, उभर के आना फिर बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लग जाते हैं फिर 15-20 साल वापस लाने के लिए। तो अभी ही कह रहे हैं कि जितना डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने में, अगर आज वॉर ख़त्म हो जाए तो भी 3 से 4 साल वो तो लगेंगे पूरा ऑन स्ट्रीम लाने में। अभी एक और चीज़ है सर, अभी जैसे लंबा खींचा तो जितने भी ऑयल फील्ड, गैस फील्ड हैं, उसको तो आप कैप कर दोगे, क्योंकि स्टोरेज तो आप इतना ही है आपके पास, उससे ज़्यादा स्टोरेज नहीं है।
तो आपने कैप भी करना पड़ेगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और आपको वो रिपेयर करना है, और आपने ऑयल फील्ड को दोबारा खोलना है, वो खोल के रीस्टार्ट करने में ही आपको 6-8 महीने लग जाते हैं। तो ये भी एक पहलू हो सकता है कि जान के आए हैं ताकि ये वेस्ट एशिया की इकोनॉमी को तोड़े, अच्छी तरह से तोड़ दें, तो जो हार्डलाइनर्स हैं उनके पैसे ख़त्म हो जाए। अभी आप देख लो ईरान की इतनी चपेट पड़ रही है, उधर एक हिजबुल्ला ही है जो थोड़ा बहुत इजराइल के विरुद्ध कुछ किया है, हुतीस तो चुपचाप बैठे। आज मैंने देखा था अनाउंस कर रहे हैं कि साहब अब हम यूएस शिप्स को नहीं निकलने देंगे बाबल मंडप से। अब अच्छी बात है, वो तो क्यों निकलेगा वहाँ से वो तो ऊपर बैठा हुआ है उसका जेराल्ड फोर्ड, उसकी भी कहानी है, आग लग गई थी। अब वो हालांकि ईरान एक में आग लग गई थी और एक में टॉयलेट इशू हो गया था। हाँ, टॉयलेट इशू। तो जो आग लगी है, एक पहलू जो निकल के आ रहा है कि इसको नॉर्मली इनका जो कैरियर बैटल ग्रुप होता है 6 से 8 महीने, उसके बाद वापस चला जाता है। इसके 10 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, रीडिप्लॉय हुआ है कि खुंदक में सेलर्स ने आग लगाई। बट दूसरा पहलू ये है कि सेलर्स ने एक आग लगाई तो अपने ही लोगों को चोट क्यों पहुंचाएगा। अभी 300 जन के पास लेट सोने के लिए बंक नहीं है, वहाँ आग लग गई है, तो वो बाहर ज़मीन पे सो रहे हैं। तो अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आग लग 30 घंटे लगे उसको आग को काबू में लाने के लिए, तो लगी तो कैसे लगी, क्यों लगी, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, बाकी अभी जितने भी लेके आए हैं सारे मरीन्स को ही लेके आए हैं, अपने आर्मी को अब लेके ही नहीं आए। अभी तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं। वो तो आ गया ना, जो इसीलिए तो इसको मेडिटेरेनियन से निकाल के अब जेराल्ड फोर्ड को जैसे ही ये निकला है रेड सी में सुएज कैनाल के परे, वहीं डिप्लॉय कर दिया बिटवीन इजिप्ट और के साथ ही। मतलब जो अपना साइनाई पेनिनसुला है उसी के पास वहीं बैठा है, वो आगे नीचे नहीं आया है। और जो जॉर्ज बुश है उसको ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में रखा है, और जो इब्राहिम लिंकन है, इसको चोट लगी थी एक आध मिसाइल ड्रोन से, वो बिल्कुल ही पीछे आ गया है। अब सारे इतने पीछे आ गए और आप मेरे को बोल रहे हो कि यार ये यूएसएस ट्रिपोली के साथ एक बटालियन के साथ चला जाएगा अंदर बगैर कोई शिप के सपोर्ट के। यानी समझना चाहिए, जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर टोटल एयर सुपीरियॉरिटी है। जब नॉर्मंडी लैंडिंग्स हुए थे, हालांकि F-35 उड़ जाता है। हाँ हाँ, वो अलग बात है। जब नॉर्मंडी लैंडिंग्स हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सिमिलरली एलाइज हैड एयर सुपीरियॉरिटी ऑन दैट एरिया। तब भी कितने वॉरशिप साथ गए थे फॉर लैंडिंग। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इज द एम्फीबियस, द लैंडिंग प्रोसेस। चलो मैं कहता हूं आपने लड़ पिट मर के आपने एक बीच के ऊपर वहां पे आइलैंड पे कब्जा कर लिया, सस्टेन तो कैसे कर रहे हो? वो तो रोज मिसाइल मारेगा वहां पे। नहीं, सस्टेन लॉजिस्टिक सस्टेनेंस कैसे दे रहे हो वो बता दो ना मेरे को। पलटन तो बैठ गई। दे गो व्हेन यू गो फॉर एन एम्फीबियस लैंडिंग, यू गो विद बेसिक मिनिमम लॉजिस्टिक्स अपने साथ लेके जाते हो। उसके बाद यू एक्सपेक्ट द लॉजिस्टिक्स टू कम एंड सेट अप एवरीथिंग आउट देयर फॉर यू, और उसके लिए मूव करता है। हर एक को हॉर्मूज के थ्रू जाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपकी बैटलशिप नहीं जा रही है और आप मेरे को कहानी बोल रहे हो कि ये यूएसएस में लैंडिंग क्राफ्ट अंदर जा रहा है। बैटलशिप नहीं जा रहा, लैंडिंग क्राफ्ट जाएगा। यार किस दुनिया की बात कर? ट्रंप की गप्पे। यस, ट्रंप गप्पे नहीं मारता, ये इसके बंदे हैं साथ के जो आर्टिकल्स लिखते हैं पेपर शेपर में कि हो जाएगा, ये हो नहीं होता। जब तक आपके बैटलशिप्स वगैरह साथ नहीं जाएंगे उसको सपोर्ट देने के लिए। कैरियर बैटल ग्रुप 1000 मील पीछे है, कहाँ से क्या सपोर्ट देगा? उसके लगी क्या मिसाइल? अब कह तो रहे हैं कि लगी थी इसीलिए पीछे हट गया, नहीं तो गल्फ ऑफ ओमान के बिल्कुल माउथ पे था।
अब तो नीचे आ गया है। कहते एक है कि भाई जो साउथ यमन और साउथ ओमान के साथ वहाँ पे डिप्लॉयड है, एक कहते हैं डिगो गार्शिया चला गया है। डिगो गार्शिया तो ज़्यादा ही दूर हो जाता है। आई टेंड टू बिलीव दैट साउथ सदर्न ओमान और साउथ यमन के नदर्न पोर्शन वहाँ पे बैठा है। ज़्यादा साउथ और जा नहीं सकता क्योंकि हूती फिर मार देगा। तो हूती ने तो पहले ही इनकी हालत खराब कर रखी थी। अब वो भी कैरियर बैटल ग्रुप रेड सी में उधर बैठा हुआ है। हूती ने जब इनको मारना शुरू किया तब इन्होंने फटाफट सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने समझ में नहीं आता अभी, मेरे को यही है, आई टेंड टू बिलीव दैट ये खींच रहा है ताकि वेस्ट एशिया की इकोनॉमी चरमराए। हूती ऑपरेशन में भी जेरल्ड फोर्ड ही था। हाँ, तो अब सियापा यही है, आप टोटल 50,000 ट्रुप्स हैं और ये 1,000 और अब 250 2,500 और लेके आए हो। क्या कर लोगे इसके साथ? कहाँ चले जाओगे इसके साथ? उल्टे ये है कि अगर आप लैंड करा दो उनको किसी आइलैंड में, कुछ करो, तो आप तो बहुत इजी टारगेट दे रहे हो उसके बाद। टोटल इजी टारगेट। अगर शिप नहीं जाता है तो आप एरियल आप उसका दोगे लॉजिस्टिक सपोर्ट विद योर ऑस्प्रे। तो अगर F-35 गिरा सकता है तो 2-4 वो भी गिरा देगा। वो तो और भी वो तो है ही नहीं, वो तो उसमें तो कोई स्टेल्थ वगैरह कुछ है कुछ नहीं है। केवल उसके पास एक वो मशीन गन होता है, दैट्स अबाउट ऑल, जो लगा होता है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। तो मतलब मामला जो है वो, कहानी जो है वो, ये कहा जाए कि साहब की कहानी जो है वो मेरा अंदाज़ा ये है कि बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग है। मेरा अंदाज़ा ये है कि ये जो लेके आ रहा है SS ट्रिपली, ये जो ओमान का इलाका है नॉर्थ में, उसके ऊपर जाके सिक्योर करेगा। क्योंकि कोई भी ऑपरेशन करने के लिए आपको पहले एक फर्म बेस चाहिए जहाँ से आप लॉन्च कर सकते हो। ये वो फर्म बेस होगा। उसके बाद अगर वो सोचता है कि मैं हाँ, लॉन्च वो करूँ, जो हम इधर अरेबियन पेनिनसुला का वो जो पॉइंटेड पार्ट है, पोर्शन वो ओमान के पास ओमान है, के पास है। नसल खैमा के ऊपर। हाँ, तो उसके साथ जो ऊपर वाला इलाका है, तो वो वहाँ पे एयरफील्ड भी है, सब कुछ है। तो वो एक फर्म बेस, ये जो बंदे आ रहे हैं, मेरा अंदाज़ा है एज माई अंडरस्टैंडिंग कि आपको कहीं ओमान में लैंड करेंगे और कहेंगे "हे, हम लैंड कर गए हाँ, हैं।" तो वन साइड ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज आपने पकड़ लिया ना। एक साइड आपने पकड़ लिया। और फिर अपने हाई मार्स और ये सब लगा के वो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मारोगे, ये मारोगे कि हम भी उसको मार रहे हैं, चलो वो तो कर लिया। आगे के लिए आपको कहीं कुछ करना है तो कहीं, हम बोलते हैं जैसे वन लेग ऑन ग्राउंड, तो एक बेस चाहिए आपको। सो दैट बिकम्स द बेस, एंड इवन इफ रिक्वायर्ड दे माइट टेक इन गो इन टू रासेल खैमा एंड फुजैरा एरिया, वो डिब्बा पोर्ट भी है उनका वहाँ पे, वो सारे एरिया को वो सिक्योर कर देंगे कि ये हमारा सिक्योर्ड एरिया है। अच्छे तरह से एयर डिफेंस पैकेज वगैरह पूरा दे देंगे ताकि अगर वो रॉकेट वॉकेट ड्रोन वोन, अब जाके ये उनके सी रैम्स लेके आ रहे हैं, काउंटर रॉकेट एंड आर्टिलरी एंड मोटर्स, विच इज़ एसेंशली गैटलिंग गन्स विच अपना रडार कंट्रोल, जो बहुत हाई रेट ऑफ फायर में फायर करता है पॉइंट डिफेंस के लिए। ये तो पहले ही ले आना था। आपको तो पता ही था उसके पास शाहिद ड्रोन्स है, पहली बार तो नहीं मार रहा, वो तो पहले से भी मार रहा है। जून में भी मारा था ड्रोन्स। सो दिस इज समथिंग विच दे हैव नॉट यूटिलाइज्ड। एक अभी फेसबुक ने किसी ने मेरे को भेजा था, लेडी ने, कि फर्स्ट टाइम AI यूज़ हुआ, तो मैंने उसको चुप कराया। मैंने कहा दादा, ऑप सिंदूर में AI यूज़ हुआ था, ये पहला बैटल नहीं है जहाँ AI यूज़ हुआ। इफेक्टिव एंड ऑप सिंदूर वाज हाईली इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव यूज़ ऑफ AI। अब आई थिंक मोर देन 99% इंटरसेप्शंस। मैंने नॉर्मल एयर डिफेंस में और वो भी बगैर खर्चे के। हाँ सर, नहीं, नॉर्मल एयर डिफेंस में ये होता है सर कि आप अपने जो वाइटल एरियाज़ एंड वाइटल पॉइंट्स हैं, जैसे हाई डेंसिटी आपके रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसको पकड़ते हो। अगर कोई खेत की तरफ जा रहा है, आप उसको टच नहीं करते। वो खेत में फट रहा है, इट मेक्स नो डिफरेंस। वाई वेस्ट इवन एम्यूनिशन
बुलेट्स एम्यूनिशन कुछ भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फटेगा, किसी को कोई कैजुअलिटी नहीं होगा। सो यू प्रोटेक्ट दोज एरियाज। अब इनका मतलब अभी मैं देख रहा हूँ जैसे दुबई वगैरह में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कुकीज़ दुबई वगैरह में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि द इंटरसेप्शन इज बीइंग डन ओवर द सिटी, तो उसके डेब्री से भी कैजुअलिटीज हो रहे हैं। दुबई ऐसा तो है नहीं है कि यू कैन इंटरसेप्ट ओवर द सी ऑल्सो। अगर AI इन्फ्यूज्ड एयर डिफेंस है इनका, व्हाई आर यू इंटरसेप्टिंग ओवर द सिटी? दुबई तो ऐसा है नहीं कि डीप इनलैंड में है, वो तो बिल्कुल पोर्ट सिटी है। तो शहर के ऊपर क्यों डेब्री आ रहा है? सो देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट ऑल्सो कि यहाँ पे जो मार रहा है मे बी ही इज हिटिंग जो कार्गो एम्यूनिशन होता है, क्लस्टर म्यूनिशंस, कि आपने म्यूनिशंस तो अभी इसराइल पे ही दागा है, इधर तो दागा नहीं है। अब इसके दुबई में बोलते डेब्री गिर रहा है। डेब्री कैसे गिरा? अगर मैंने इंटरसेप्ट उसको समुद्र के ऊपर कर दिया तो आएगा। अगर ईरान से तो वो तो समुद्र के ऊपर से ही आएगा, पर्शियन गल्फ के ऊपर से ही आएगा। और अगर मैंने इंटरसेप्ट किया है उसको पर्शियन गल्फ के अंदर, तो मेरे शहर पे डेब्री कैसे गिर रहा है? ये 2-3 दफ़ा हो चुका है। शहर पे यूं गिर रहा है शायद कि वो आगे जो ऑयल फील्ड्स वगैरह हैं, तो जो गैस फील्ड्स हैं उस पर जो दागते हैं उनको इंटरसेप्ट करते हैं, वो शहर के ऊपर हो जाता है, तो आप जो बियॉन्ड टारगेट कर रहे हैं। भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आप पर्शियन गल्फ के अंदर ही क्यों नहीं टारगेट कर देते हो, उसको तोड़ते हो? क्या दिक्कत आ रही है? क्या जो रडार्स उसने फोड़े थे हार्ड पहले, वाले रेडार सब उड़ा दिए ना। हाँ, कि क्या वो रडार्स जो तोड़े थे उसमें आपका डिटेक्शन टाइम और जो है वो कम हो गया है, डिग्रेड हो गया। डिग्रेड हो गया है, कि भाई जब तक आप मार रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहा है, ही इज ऑलरेडी कम ओवर लैंड। अगर इफ ही हैज कम ओवर लैंड, सिंपल फौजी का दिमाग बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आपका UAE की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस है, डेजर्ट के ऊपर तोड़ो ना उसको। व्हेन ही इज क्रॉस्ड दुबई, फिर मारो ना, वो तो डेजर्ट पे गिरेगा ना, खाली जगह गिरेगा ना डेब्री। शहर के ऊपर क्यों तोड़ रहे हो? जो शहर पे गिर रहे हो और मातम बना रहे हो। अभी जब एयरफील्ड पे आया था तो डेब्री कैसे गिरा एयरफील्ड के ऊपर? आपने मतलब योर रिएक्शन टाइम हैज बिकम वेरी लेस। अगर रिएक्शन टाइम लेस है मतलब आपका डिटेक्शन टाइम डिले हो गया है। सो जैसे आप कह रहे थे कि आपका जो रडार कवरेज है वो डिग्रेड हो चुका है, और ये बातें थोड़ा सोचने में समझ में आता है कि यार दिक्कत है उनके पास। सऊदी अरेबिया का भी वही है कि एयरफील्ड पे अपने ऑयल इंस्टॉलेशन और उसके पाइपलाइन के ऊपर टारगेट किया, डेब्री पाइपलाइन के ऊपर गिर रहा है। तो किधर पे आपने उसको इंटरसेप्ट किया? दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल इन एयर डिफेंस। तो आप लोगों ने जब ये ISCCS डिज़ाइन करना शुरू किया था, तो उसमें क्या बेसिक चीज़ जो थी, कॉमन सेंस चीज़ें जो यहाँ नहीं दिख रही हैं इनकी एयर डिफेंस में, क्योंकि ऐसा दिख नहीं रहा कि इनकी जो एयर डिफेंस है वो इंटीग्रेटेड तो है, लेकिन किस लेवल तक इंटीग्रेटेड है। जैसे आपने तो बिल्कुल जो जू से लेके और हाँ, S-400 तक को इंटीग्रेट मिक्स जो करना होता है मिसाइल और गन सिस्टम। फाइनल पॉइंट डिफेंस पे आपको अपना गन सिस्टम रखना है, विच वॉज मिसिंग। अभी लेके आ रहा है ये जो C-RAMS का सिस्टम है, वो अभी लेके आ रहा है। अभी लेके आ रहे हो तो दैट मीन्स इट इज नॉट इंटीग्रेटेड ना।
इंटीग्रेशन में तो टाइम लगेगा। यस, किस तरह से इंटीग्रेट कर रहे हो? आपने सॉफ्टवेयर में उसको डाल रखा है कि नहीं डाल रखा है? जब शुरू किया था हम तो एयरफोर्स के साथ बैठ के हमने अपना सारा मैप पे प्लॉट करके किसका क्या रडार है, कहाँ गैप है, उसको कैसे कवर करना। वो आकाश तीर भी उसी में इंटीग्रेटेड है। आकाश तीर आर्मी का है, IACCS एयरफोर्स का है, और उन दोनों को इंटीग्रेट कैसे करना है कि आपस में बातचीत करें। और हम तो तब रिटायर हो चुके थे, तो अब तब तक AI नहीं आया था, अब उसमें AI डाला है। अब AI क्या देखता है? पूरा वेक्टर्स देखता है। वेक्टर मतलब हर एक एंगल इन द स्काई, और वेरी लॉन्ग रेंज रडार्स हमारे अवेलेबल हैं, कैन सी अप टू 6000 किलोमीटर्स अवे। अपना IRNSS ऑल्सो इंटीग्रेटेड इनटू दिस, कि भी डिटेक्शन लॉन्ग रेंज में आ जाए, डायरेक्शन आपको दिख जाता है, तो आप वो AI आपको ड्रॉप बॉक्स में बता देता है कि लाइकली टारगेट्स कहाँ हैं। देन उसमें एक होता है डिसीशन टाइम या डिसीशन पॉइंट, तो वो बोलता है अगर आप यहाँ तक डिसाइड कर लोगे तो वो वाला सिस्टम है बेस्ट, क्योंकि वो सिस्टम वगैरह क्या क्या कैपेबिलिटी से वो भरा हुआ है कि ये सिस्टम्स हैं यहाँ यहाँ हैं, उनको आप बता दो। सो व्हाट हैपन्स इज द AI हेल्प्स यू इन डिसीजन मेकिंग, और आपका डिसीजन मेकिंग लूप जो है वो बहुत छोटा हो जाता है फटाफट। और वो बोलता है अगर आपने यहाँ मिस कर दिया है तो अगर यहाँ ले रहे हो तो उसको मत बोलना, इनको बोलना, वो वेस्ट जाएंगे, दैट विल बी वेस्टेड, यहाँ जाना है। और उसमें फीड किया हुआ है कि वही बताना जो ये हमारे VAs VPs हमने दे रखे हैं, वाइटल एरियाज एंड वाइटल पॉइंट्स, उस पे अगर आ रहा हो तो हम टारगेट करेंगे। एंड द फाइनल वाज जो हमारे लेगेसी गन्स थे उन सबको अपना देसी इंडियन टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया। वो बाकी जो गन्स थे दे वर ऑल विजुअल, उसको रडार कंट्रोल कर दिया। रडार में अगर मेरे को दिखता भी नहीं है अगर ड्रोन, वो वेक्टर बता देता है मेरे को कि भाई इस वेक्टर में ड्रोन है, आप खोल दो। फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड है, टाइम डिफ्यूज फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड, इतने सारे फ्रैगमेंट होंगे वो ड्रोन तो टॉपल हो जाएगा, पहुंचेगा नहीं। दैट्स हाउ यू सक्सीडेड। $200 वर्सेस 20,000 का ड्रोन। और इधर हो रहा है 20,000 का 2 million to 5 million। 2 million to 5 million मिसाइल। You use a missile against this high-tech UAVs, बैरक्तार वगैरह के अगेंस्ट हमने यूज किया मिसाइल। लेकिन ड्रोन पे मिसाइल कौन मारेगा? वो भी वो बारात वाले ड्रोन, उस ड्रोन्स वगैरह पे सारे गन्स यूज किए, व्हाई वेस्ट अ मिसाइल? इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो और लेयर्ड डिफेंस होता है आपके आगे से लेके पीछे तक, और हाइट में भी आपके जैसे यू हैव योर वेरी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस, मीडियम रेंज एयर डिफेंस, देन यू हैव शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शन, then you have very short range air defense and guns, VSHORAD, and you have guns। इसका पूरा मिक्स करके आपको उसको यूज करना है। गन्स तो ये अभी लेके आ रहा है, दैट मीन्स हिज मिसाइल डिफेंस, दैट इज व्हाई यू फाइंड ना अभी इंडिपेंडेंटली अगर आप करोगे, जैसे आयरन डोम है, उसके पास लेट अस से कैपेबिलिटी है एट अ टाइम 80 मिसाइल मार देगा। मेरे को भी पता है 80, मैं 120 मारूंगा, तो 80 आपने निकाल दिया, बाकी 40 गए अंदर। एंड यू हैव नो पॉइंट डिफेंस विद गन्स। इफ यू लुक एट शिप्स ऑल्सो, all they have that flank system guns का, the close in weapons CISW बोलते हैं, which is like the Gatling gun, very high rate of fire, अपने आप को बचाने के लिए, टॉर्पेडोस के लिए भी मारने के लिए, पानी के नीचे मारने के लिए, सबके लिए होता है। गन सिस्टम इज लाइक दैट। पॉइंट के लिए तो गन सिस्टम आपको चाहिए ही चाहिए जो बच के आ गया। जितना भी इंटीग्रेट कर लो, फाइनली मे बी 2-3 विल कम थ्रू बिकॉज दे हैव स्वैम्प्ड द सिस्टम। उसको कैसे निकालोगे? गन से निकालना। तो इजराइल में जो हो रहा है, इजराइल इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज मिसाइल हिट्स। इज इट बिकॉज ऑफ दिस ना सर? आपका ये है आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, ग्रीन एरो है, ठीक है सर। अब एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड, बट यू हैव डेडिकेटेड कि ग्रीन एरो इसको ही लेगा,
क्यों? जब सब इंटीग्रेटेड है तो AI शुड टेल यू कि ये वो वहां से आ रहा है, ये ग्रीन एरो को मार दो। तो अगर हर एक का 80-80 है तो मतलब आपका सीधे 240 हो गया। उसने 200 मारे तो आपने सारे 200 निकाल दिए। 80 आपका ग्रीन एरो ने निकाला, 80 डेविड स्लिंग ने निकाला, जो बचा है आपके आयरन डोम ने निकाल दिया। तो उस तरह से इंटीग्रेटेड आयन बीम सिस्टम है जो कि छोटे आयरन drones बीम इज लेजर। हाँ, तो छोटे ड्रोन्स के लिए तो इफेक्टिव होना चाहिए ना। नहीं, लेजर का ये है, यू नीड टाइम ऑन टारगेट। उसको ऐसी उसको जलाने के लिए समय लगता है, तो ही हैज़ टू बी फिजिकली फिक्स्ड ऑन दैट। ड्रोन्स जो आते हैं दे नेवर कम ऑन अ स्ट्रेट पाथ। वो तो ऊपर नीचे उड़ता है, हवा का झोंका आएगा तो नीचे ऊपर चला जाएगा। मैं ना भी करूं एज अ पायलट, वहाँ पे तो हवा का डिप वगैरह आता है, उससे डिप करके निकल जाएगा। तो जैसे ही डिप होता है तो लेज़र इज गॉन ना, आपको फिर वापस लेज़र डालना है। सो व्हाट our DRDO has developed is a very good one, high powered microwave. वो हाई पावर्ड माइक्रोवेव का एक ब्लास्ट जाता है, इट इज़ लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, वो उसका सिस्टम अंदर जो है सब जला देता है, जस्ट बर्न्स द सिस्टम, खत्म, ड्रॉप्स डेड, खत्म। वो जब वो डेडी हो गया वो तो सिस्टम ही अंदर जल गया पूरा। अब चाहे वो आप उसके साथ फाइबर ऑप्टिक से कंट्रोल कर रहे थे या जिससे कंट्रोल कर रहे थे, जब उसके अंदर का पूरा सिस्टम जल गया है, मोटर जल गया है, तो उड़ेगा ही नहीं, सब कुछ जल गया है, वो नीचे गिर जाएगा वहीं पे। तो दे अचीव्ड अभी 1 किलोमीटर, दे आर वर्किंग टू 5 एंड देन इंक्रीजिंग इट टू 20, मोर देन एडिक्वेट फॉर ड्रोन्स। अभी ये UAE ने एक इंडिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट शामिल किया है, डिफेंस पैक्ट किया है, तो उसमें क्या क्या ले रहा है वो इंडिया से? क्योंकि हमने एयर डिफेंस की बात सुनी थी कि भाई दे वांट इंडियन एयर डिफेंस। बेसिकली दे वांट एयर डिफेंस। इजराइल भी हमारे पास आया था, रशिया भी आया था, टू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव इंटीग्रेटेड आवर एयर डिफेंस सिस्टम। रशिया तो इसलिए आया था क्योंकि उसके पास भी S-400 है, लेकिन यूक्रेन में इट हैज नॉट बीन एज सक्सेसफुल एज वी फेस। वी ऑल्सो फेस द मास अटैक्स इन आवर एयर डिफेंस वाज वेरी सक्सेसफुल, तो वो समझने आया था। हाँ, हमने तो S-400 को स्पेयरिंगली यूज़ किया है ना। हाँ, मैंने S-400 को यूज़ किया जैसे उसके एयरक्राफ्ट वगैरह को उड़ाने के लिए, और रिकॉर्ड भी सेट कर दिया था। 314 किलोमीटर दूर उसका जो एवैक्स था उसको उड़ा दिया था। सो दे केम टू सी हाउ वी वो इंटीग्रेटेड। इसकी आपकी द स्वीडिश वाला जो था, नहीं, JF-10 की जो 2C JF-10, हाँ उनको भी उड़ा, उसका जो CM-40 कौन सी मिसाइल है वो उसने दागी थी, उसको भी उड़ाया था S-400 में। सो वी हैव यूज्ड इट इन द मैनर इन विच आपने इंश्योर किया कि आपके ऊपर कोई क्षति ना आए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उनका जो जितना भी सीड प्रोटोकॉल था, सैचुरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, वो हमने फेल कर दिया। वो दे वर नॉट एबल टू सैचुरेट और ओवरवेलम अस, दे वर नॉट, जबकि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन दे सेंट। बहुत किया था, बहुत यूज़ किया था। इनके टर्किश बैरकतार और बाकी UAV सब फेंके थे। यीहा, It didn't happen. क्या था वो? हाँ, यीहा, एंड इट फेल्ड। और ऑन द कॉन्ट्ररी हमने जब उनका सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस किया था तो उनका तो एयर डिफेंस पूरा ही चकनाचूर हो गया था। नॉर्थ ऑफ सतलज वाज ऑल चाइनीज, साउथ ऑफ सतलज वाज ऑल अमेरिकन्स, सब खत्म हो गए, destroyed. And it was not just that you destroyed the radar system, आपने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऐसे किया था, द रेडार्स वेंट ब्लाइंड, सो देयर वाज नो रिएक्शन। उनको पता तक नहीं चला कब हिट हो गया, कैसे हिट हो गया। अभी वो सर खुजा रहे हैं कि आपने किया तो किया क्या। वो हमारे वो उसका वो जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, वो ख्वाजा आसिफ, वो कह रहा था हमने चलाए, हमने बंद कर दिया, नहीं तो वो बंद करने का मौका ही नहीं मिला उसको। हमने उनको बंद कर दिया ये सोच के कि साहब कि वो जो है वो अगर देख लेंगे तो हमारे रेडार ख़त्म कर देंगे, तो इसलिए ये तो ऐसे लड़ाई लड़ोगे। रावलपिंडी में आ गए। लोगों ने पूछा ना कि भाई रावलपिंडी में नूर खान में कैसे मार दिया,
तो कहा कि नहीं नहीं वो उनसे बचने के लिए हमने बंद कर रखे थे, रेडार ऐसे मार दिया। See, this was the way they went blind. They couldn't see anything. They didn't notice any air activity. तो इसको बोलते हैं when you get into their loop and you can fool the radar system, the seventh generation warfare. उसकी एक ग्लिम्स आपने दिखाई है कि भाई आपके रडार को हमने फूल कर दिया, रडार वेंट ब्लाइंड, दे थॉट कि नॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है, एंड देन देयर वाज नथिंग। स्पूफिंग और समथिंग एल्स। स्पूफिंग मतलब उसके अंदर आप फॉल्स फीड भेज देते हो, या आपका जो फीड है वो डिलेड पहुंचेगा उसके, जब तक उसको पता लगेगा वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, उसके पहले उसको लगेगा एयर तो खाली है। सो दैट इज वाई इन ऑल दीज सिस्टम्स the atomic clock, the timing is very important. So the time when he sees the feed is very very important for him. अगर वो मैंने I am able to delay that, तो उसको दिखा ही नहीं, उसके क्लॉक के मुताबिक तो sky is clear. Now, can we say that India's integrated air defense is right now superior to the US? One of the best that is going around in the world. The USA here also has shown, उन्होंने दिया हुआ है, अपना रखा हुआ है, they have not been able to protect their own air base. आपकी कॉस्टलीस्ट रडार जो अल उदैद एयरबेस में थी, कॉस्टिंग 1.2 बिलियन, ANP-32? हाँ 132, हाउ वाज इट हिट? ANP-132. इट्स अ फिक्स्ड एसेट ना, यू गॉट टू प्रोटेक्ट इट, जो फिक्स्ड है, हिट कैसे हो गया? आपके पास टोटल यूएस के पास ये 5 हैं, जिसमें से एक यहां पे आपने लगाया है, तो कॉस्टलीस्ट, aren't you going to protect it? How was it hit? That means there is some flaw in your air defense through which the Chinese के 400 साइंटिस्ट्स और प्रोफेशनल्स फंसे हुए हैं ईरान में. The Chinese have tapped and told the Iranians how to hit it. आपके most of your long range, ये तो वेरी लॉन्ग रेंज था, बाकी लॉन्ग रेंज आपके थर्ड वार्ड के भी तो आपके एयर डिफेंस हिट हो वो गए. सारी वो जॉर्डन वाला हिट हो गया, बहरीन वाला हिट हो गया, तो ये these are कुवैत fixed वाला हिट हो radars. गया, यूएई वाला हिट हो गया. These are fixed radars in a place should have been very heavily defended. Layered defense होना था, क्यों नहीं था? I am surprised. Just because Iran didn't hit it in the 12 days war last year, जब आप पूरा राशन पानी लेके उसके ऊपर चढ़ोगे, आप सोच रहे हो कि वो वैसे ही लेट जाएगा आपको कि आके मार लो मेरे को. तो वेनेजुएला समझ रखा था ना उसको. तो अब दिक्कत आ रही है उसको. सीरैम्स लेके आ रहा है, कहाँ कहाँ से लेके आ रहा है. ही हैज हैड टू denude from East Asia and from Europe to bring it here. साउथ कोरिया वाले रो रहे हैं. Obviously, एयर डिफेंस निकल गया, उनका एयर डिफेंस कवर निकल गया. अभी आज देख लो, ताइवान को पूरे तरफ से पता नहीं उनके चाइनीज एयरक्राफ्ट्स आर सराउंडिंग हिम. वो अलग बात है, चाइना इज ऑल्सो फेसिंग एन इशू, बट दे हैव बीन फ्लाइंग देयर एयरक्राफ्ट्स ऑल अराउंड ताइवान नाउ. तो देयर इज एन इशू व्हिच दे हैव. तो अंत में बताएं, क्या देख रहे हैं आप इसका? ऑफ रैंप लेगा क्या अमेरिका, मेरे को तो लगता या नहीं ईरान है. लेने नहीं देगा, या ये आप देख रहे हैं कोई टेम्परेरी सेशन होगा इसका? बड़ा अच्छा मेरे को फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था. ओके. When you kick a hornet's nest, it is the hornets who decide when it's over. तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं. सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. राजीव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.